नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे ममता का झटका, गठबंधन अटका। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल ने कमर कस ली है। 2 मार्च को भाजपा ने अपने 195 उम्मीदवारों के नाम के साथ पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं कांग्रेस ने भी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस बीच रविवार को विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका लगा है। दरअसल सहयोगी दल टीएमसी ने कोलकाता में आयोजित रैली में बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नामों की घोषणा की है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी। गौरतलब है कि कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की ब्रिगेड जनसभा का आयोजन किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड से 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जन गर्जन सभा नामक इस विशाल रैली में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটবো। অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন তার জন্য। আমি প্রথমেই বল आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी जो बरमहरा सीट से सांसद हैं 5 बार के, उनके सामने पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान के बड़े भाई और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां पर नुसरत जहां का जो टिकट है वो काट दिया गया है। कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो गठबंधन को एक और झटका लगा है। जहां पंजाब में गठबंधन नहीं है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। गठबंधन से अलग लाइन पर आप चले हैं। आपने 42 सांसदों जो प्रत्याशी हैं उनके टिकट जारी कर दिए हैं, तो क्या माना जाए, आप इंडिया गठबंधन से अलग हैं? देखिए, हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि साथ में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन एक वो व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने दीदी की बात अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने ये बात साफ तरीके से कही है, ठीक है। लेकिन ये है कि चुनाव के बाद हमारी सोच और हम लोग आगे के लिए बढ़ने के लिए उस तरीके से तैयार है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम लोग आगे एक साथ मिलकर बढ़ना चाह रहे थे वो एक समझौता नहीं हो पाया। ये एक दुखद है, लेकिन उसके बावजूद चलिए, चुनाव है, लड़ना पड़ेगा। तो जो बातें हो रही थी कि बीजेपी को मिल के हराना है, वो कैसे होंगी? अब तो आप अलग अलग हो गए। यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में भी ऐसे ही रहेगा? क्योंकि ममता बनर्जी को 2 सीटें मिलने वाली थी, बात चल रही थी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जितना मैं बंगाल की बात कर सकता हूं, मैं वहां के संदर्भ में बात करूंगा कि देखिए, बंगाल में हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन वहां पे देखिए एक परेशानी वहां आ रही थी। परेशानी ये वो जहां साथ में आने की बात कर रहे थे, आपने जयराम रमेश जी को सुना था, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुना, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पे जो प्रादेशिक जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनके साथ बाकी जो वहां के जो प्रदेश के जो लोग हैं, वो शायद इस बात को उतने सीरियसली नहीं ले पा रहे थे, या उनकी कोई मजबूरी रही होगी, जहां पे उनको अपने भी जो नेता हैं उनको भी शायद उनको जो सीट किया जो उन्होंने अपने जो वादे कर रखना था, लेकिन किसी भी वजह से हो, कहीं ना कहीं जाके हम लोग वो जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। आपने मोटिव सेम है, बस गठबंधन से बाहर है। शुभांकर जी, देखिए, बात वही है। आप अगर बंगाल नेतृत्व की बात करूं कांग्रेस के, तो आपने देखा होगा वहां अधीर रंजन चौधरी
भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। हालांकि मैं ये अभी भी मानता हूं कि अधीर रंजन चौधरी के साथ कांग्रेस की पूरी जो केंद्रीय नेतृत्व रहा वो कभी नहीं खड़ा रहा साथ में, लेकिन उसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी वहां पे एक भाई क्या अधीर रंजन चौधरी वजह बने हैं कि आज टीएमसी ने 42 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है? क्योंकि कई समय से पार्टी कुछ और बात करती थी, अधीर रंजन चौधरी कुछ और बात करते थे टीएमसी में। जब वो दिल्ली में होते तो शांत रहते थे, जैसे बंगाल पहुंचते थे वो लगातार सरकार पर हमलावर होते थे। एक बहुत बड़ा कारण यही रहा क्योंकि वहां पे जो है आपने अधीर रंजन चौधरी जी को ज्यादातर भाजपा के साथ वहां की सरकार को गिराने की बात करते हुए सुना होगा। आपने हर एक चीज में अधीर रंजन चौधरी को वहां पे भाजपा के साथ खड़ा हुआ पाया होगा। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइन से हटते नजर आ रहे थे। वहां पे वो खुद मन नहीं बना पा रहे थे किसके साथ खड़े रहना है। शायद अधीर रंजन चौधरी जी को भाजपा अपनी जो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है या तो वो समझा नहीं पाए या जो भी है, मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का रहा है वो वहां पे थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। उनको अधीर रंजन चौधरी जी को उनको पहले तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, दे शुड हैव अलाउड हिम टू फॉलो द लाइन। तो जब तक वो नहीं हो पाता तो कभी भी किसी भी गठबंधन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप गठबंधन के जो उसके जो शिष्टाचार होते हैं उसको कम से कम उसको महत्व दिया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना शुभांकर भट्टाचार्य जी को, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा जिस तरह अधीर रंजन चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे थे, और लेकिन अभी भी मोटिव सेम है, गठबंधन भले ना हुआ हो, लेकिन जो हमारा एम है वो अभी भी वही है कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। और अब बात करेंगे जीत का पहाड़ गढ़ में दहाड़। बड़ी जीत के लिए आगामी लोकसभा से पहले पीएम मोदी राज दर राज घोषणाएं कर रहे हैं। सपा के गढ़ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी सेंधमारी करने के लिए पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य विकास कार्यों को तेज गति से किया जा रहा है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ है, ये आजमगढ़ की विकास का गढ़ रहा है, आजमगढ़ रहेगा और अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं देश की अनेक परियोजनाओं का एक ही स्थान से उद्घाटन कर रहा हूं। जब लोग अनेक एयरपोर्ट, अनेक रेलवे स्टेशन, अनेक IIM उनके एम्स के लिए बारे में सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कभी कभी वह पुरानी मानसिकता का भी उसे दायरे में रखते हैं। देखते हो, चुनाव के मौसम है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं। संदीप, सपा के गढ़ पर आज दहाड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी, और परियोजनाओं का पिटारा खोल दिया है। कहीं ना कहीं आजमगढ़ जो सपा के खाते सीट छीनकर भाजपा लाई थी, उस पर कोई डेंट चाह नहीं रही है भाजपा। संदीप, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विशाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक वो उस गढ़ को छते किया है जहां पर कभी समाजवादी पार्टी का एक अपना अधिकार हुआ करता था, और उस गढ़ को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत कुछ सौगात दी है वहां की जनता को, और इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी जो योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है उन जनता को। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो जीत का पहाड़ गढ़ में दहाड़ आजमगढ़ पर कहीं ना कहीं पूरी जो नरेंद्र मोदी उनका फोकस था, उन्होंने आज यहां पर आकर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और अब बात करेंगे 24 का चुनाव दिग्गजों पर दांव। कानपुर महानगर सीट पर टिकट को लेकर कवायद जारी है। लोकसभा की सीट पर भाजपा किसे उतारेगी, इस पर प्रदेश इकाई की ओर से मंथन पूरा हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में फाइनल सूची को हरी झंडी दी जाएगी। इसमें अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है। अभी तक इस सीट के लिए नाम फाइनल नहीं हो सका है। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम फिर चर्चा में आया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बार भाजपा चुनाव में उतार सकती है।
तो कल होने वाली बैठक में, जो सीईसी की बैठक है, उसमें हो सकता है कि जिन जिलों में अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं वो सीटें कल क्लियर हो जाएं। वहीं बात करें कानपुर से, तो यहां पर ब्रजेश पाठक को उतारने की तैयारी में लग रही है भाजपा। कानपुर नगर सीट पर टिकट को लेकर कवायद जारी। केशव प्रसाद मौर्य को भी लड़ाने की तैयारी। कानपुर नगर सीट पर टिकट को लेकर कवायद जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम चर्चा में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे कानपुर ब्यूरो चीफ मधुर मोहन दुबे आ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे साथ जुड़े हैं। मधुर, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, अभिलाषा गुप्ता, तमाम नामों के बीच ब्रजेश पाठक के नाम पर मोहर लगती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप तरह चाहेंगे जो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं वाकई बहुत दमदार वाले चुनाव आ रहे हैं। और इसमें यदि हम पार्टियों की बात करें तो अभी तक जो बाहर के चुनाव में जो लोगों के नाम अभी सामने पेश किए गए, कानपुर बात करें, कानपुर एक ऐसी सीट है जिसकी पूरे तो उत्तर प्रदेश की निगाहें रहती हैं। जैसे कानपुर हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस बात करें, बसपा बात करें, सपा बात करें, तो अभी तक जो भी प्रत्याशी सामने नाम आ रहे हैं सब में दिग्गज ब्राह्मणों के नाम आ रहे हैं। जैसे कि हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी में नाम ब्रजेश पाठक का एक नंबर चल रहा है, दूसरे नंबर पे विजय बहादुर पाठक का नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो ट्रम्प कार्ड खेले जा रहे हैं, बीजेपी खेले जा रहे हैं। हम कांग्रेस की वही बात करें तो वहां भी बीजेपी कांग्रेस बात करें, वहां भी ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। तो जितने भी अभी तक पार्टियां हैं जो भी अपने प्रत्याशियों को दौड़ लगा रही है, सब जो ब्राह्मण में लगा रही है। जी जिनको अगर बात की जाए कानपुर में, तो इससे पहले भी जो सांसद रहे थे, एक बहुत लंबे समय तक 3 बार ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। यहाँ से केंद्रीय मंत्री चुने गए श्री प्रकाश जायसवाल, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो बहुत वरिष्ठतम नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें चुना जाता है। उसके बाद जो यूपी कैबिनेट में मंत्री रहे सचदेव पचौरी को यहाँ पर लिया जाता है। और अभी भी मंथन चल रहा है। जैसे आपने एक नया नाम और बता दिया, विजय बहादुर पाठक का भी नाम चर्चा में है। वो यहाँ पे कानपुर प्रभारी भी रहे हैं अभी निकाय चुनाव और इससे पहले विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, यदि हम बात करें यहाँ पे पिछले तो चुनावों की, उसमें 3 बार ये सीट जो रही है संसदीय, ये रही है कांग्रेस के पक्ष में, और उसके बाद 2 बार से बीजेपी के पक्ष में आई है। लेकिन जो आपकी जो मंथन चल रहा है पार्टी का, वो जो टिकट का, वो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं पहले नंबर नाम ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है अपने यहाँ के, उनके पे नाम चल रहा है। कहीं ना कहीं मोहर भी लग सकती है, क्योंकि दूसरे नंबर पे भी नाम जो चल रहा है वो अपने आगे प्रभारी रह चुके हैं विजय बहादुर पाठक, लेकिन एक नंबर पे नाम चल रहा है उनका चल रहा है ब्रजेश पाठक। कहीं ना कहीं सीट पहले तो नजर भी आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्राह्मण बाहुल्य सीट पे 2014 में श्री प्रकाश जायसवाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको हराकर मुरली मनोहर जोशी ने इस सीट को भाजपा के कब्जे में लाए थे। उसके बाद से ही ये सीट भाजपा के पास है। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर लगातार चर्चा हो रही है। 1-2 दिन में मुझे लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा कानपुर से भाजपा का प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे इंडी गठबंधन प्रत्याशियों पर मंथन। लोकसभा 2024 चुनाव कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ रही है। कांग्रेस को इस गठबंधन में 17 सीटें दी गई हैं। बाकी सीटों पर सपा और उसके छोटे सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में उम्मीदवार तय करने के लिए सपा कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे। इन दोनों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसी नेता ने प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक की। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ इस बैठक में उन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों पर चर्चा हो सकती है जो कांग्रेस लड़नी चाहती है। अखिलेश यादव पहले भी कई बार कहते आए हैं कि प्रत्याशी कौन होगा इसका फैसला भी दोनों दल मिलकर करेंगे। बैठक से निकलकर कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि दोनों दलों के नेताओं ने सभी 80 सीटों को जीतने को
लेकर चर्चा बना ली है। कांग्रेस सपा समन्वय समिति की बैठक कल भी होगी। इसमें कांग्रेस को दी गई 17 सीटों पर तैयारी के बारे में विस्तार से विचार विमर्श होगा। आज भी दोनों ओर से सुझाव का आदान प्रदान किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, बताया जा रहा श्रावस्ती सीट को लेकर जो विवाद था उस बीच ये दोनों अखिलेश यादव की बात करें और जो यूपी प्रभारी हैं अविनाश पांडे, इस सीट को लेकर भी चर्चा की गई है क्योंकि हॉट सीट मानी जा रही, सपा ये सीट अपने खेमे में चाह रही थी। देखिए बिल्कुल विशाल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक हुई है और इसके बाद से सीटों का जो मंथन था वो लगातार जो है बना हुआ था, यानी कि तर्क वितर्क दोनों पार्टियों के बीच में चली आ रही थी। पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर 11 सीटें देने का ऐलान किया था, फिर उसके बाद चर्चा होती है कि राहुल गांधी की यात्रा में जो है अखिलेश यादव शामिल होंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था जब तक सीटों का मंथन नहीं होता जब तक हम जो है आपके किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जा करके जब बात बनती है तो 17 सीटों पर बात बनती है। अब अगर प्रत्याशी उतारने की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पे ऐसी जगह पे वहां पर अपने प्रत्याशी को कांग्रेस उतारना चाहती है जहां पर कांग्रेस खुद को मजबूत समझ रही है। और इसी तर्ज की अगर हम बात करें तो बहुत से प्रत्याशियों के नाम जो है समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, यानी कि साफ है कि जिस तरीके से अब जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के जो कार्यक्रम होने हैं उनकी रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। यही एक आज का जो दिन था जहां पर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और तमाम ऐसे जो बड़े नेता थे, पीएल पुनिया जैसे बड़े नेता थे, वो पहुंचे थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए और इन सारी बिंदुओं पर आज जो है गहनता के साथ में चर्चा की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों को लेकर के जो मंथन है तो कहां पर किस प्रत्याशी को उतार करके अपनी सीट को मजबूत करेगा इंडिया गठबंधन, इसको लेकर के चर्चाएं की गई। हालांकि चर्चा काफी देर तक चली है और इस चर्चा के बाद से अगर हम बात करें तो निकलने के बाद जो अविनाश हैं यूपी प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर के बड़ी ताकत के साथ में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में हम ताकत के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ आ करके हम मजबूत हुए हैं और आने वाले समय में और मजबूती के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रही थी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके थे कि दोनों पार्टियां मिलकर ही प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया को देखेंगे। और अब बात करेंगे सियासी ताना अखिलेश पर निशाना। यूपी सरकार के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव को नींद में है। गठबंधन के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। गठबंधन नेताओं की नींद 2014, 17, 22 और 24 में जनता उड़ा देगी। 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा के गठबंधन में जाने वाली हैं। यूपी में 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 80 की 80 सीटों पे कमल खिल रहा है। अभी तो राहुल गांधी गए हैं, पता नहीं कौन कौन यूपी छोड़ के चले जाए। यूपी के लोग, यूपी की देवतुल्य जनता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को पसंद करती है और कमल के फूल के 80 के 80 लोकसभा सीट पे खेलने जा रहे हैं। राहुल की बात हो रही तो अखिलेश गठबंधन कैसा होगा? अब ये उनसे पूछिए कि ये गठबंधन तो पहले भी हो चुका है और अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलूं जिसको ये नहीं पता। गन्ना राज्य मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। 24 में भी जनता उड़ाएगी गठबंधन की नींद, ये उन्होंने बयान दिया है। सियासी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल,
संजय गंगवार ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, लेकिन पीलीभीत में जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं संदेह जता रहे हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में संजय गंगवार ने निशाना साधा है अखिलेश यादव को। उन्होंने ये कहा है कि सारी पार्टी भाग गई, इनकी भी बारी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। तो 24 में भी जनता गठबंधन की नींद उड़ा देगी, गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार का कहना है। और अब बात करेंगे इस्तीफे पर संग्राम, भड़के जयराम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। उनके इस्तीफे को कांग्रेस ने मुद्दा बनाने की कोशिश करते हुए सवाल उठाए। रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उससे निष्पक्ष रहना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इसको लेकर मेरे मन में 3 सवाल है। पहला, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच कुछ मतभेद है? क्या मोदी सरकार और उनके बीच कुछ मतभेद है? दूसरा, उनके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तीसरा, क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकें? इसको लेकर अगले कुछ दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। अरुण गोयल का इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब कुछ ही समय बाद देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उनके इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अब 2 पद खाली हो गए, जबकि इससे पहले चुनाव आयुक्त अनूप कुमार पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। Well, there are 3 possibilities. One possibility is he's resigned for personal reasons, in which I have nothing to say. The second possibility is that he resigned because he may have had differences with the Chief Election Commissioner or with the Modi government, which I find a bit difficult to believe, because the Election Commission for the last 8 months has been refusing to meet with opposition parties on the issue of VVPATs, voter verifiable paper audit trail. We want 100% VVPATs because we believe EVMs are electronic voting manipulation, not electronic voting machines. But they have refused to meet us. You know, this is supposed to be a constitutional body, an independent body, and they are dancing to the dictates and the tune of the Modi government, to the Home Minister and the Prime Minister. So the second possibility also, you know, it could be there, but I don't see that happening. The third possibility is he has resigned in order to contest elections on a BJP ticket. Now, a few days ago, the Calcutta High Court judge resigned, and you know he's contesting elections. Mr. Arun Jaitley, when he was leader of the BJP in the Rajya Sabha in 2012, said that for judges, he was talking in the context of judges. He says pre-retirement verdicts are given in order to get post-retirement benefits. So this happened in the case of the Calcutta High Court judge. खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवेश वर्मा हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, एक बड़ा कदम उठाया चुनाव आयुक्त अशोक गोयल ने, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस उन पर यह भी आरोप लगा रही है कि शायद वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और इससे पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये वजह साफ नहीं हो पाई है कि उन्होंने ये पद क्यों छोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण गोयल का अभी जो है 3 साल का कार्यकाल बचा था, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा बात करें कि कांग्रेस के जो महासचिव है जयराम रमेश, वो सीधे तौर पर हमलावर है। उनका कहना है कि 8 महीने पहले का चुनाव हुआ था, इंडिया गठबंधन बना था, उसके बाद से लगातार हम चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं कि हमें वीपैट पर चुनाव कराना है। इसके अलावा कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी है, लेकिन आज तक जो है इलेक्शन कमीशन ने समय नहीं दिया और ऐसे में अरुण गोयल इस्तीफा दे रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका। तो निजी कारण या बीजेपी का टिकट, अशोक गोयल के अब इस्तीफे के बाद जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होना, उससे कुछ ही दिन पहले उनका इस्तीफा आता है, जो लगातार कयास लगा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।